हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। भौतिक विज्ञान की इस क्लास में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में। बिना किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज, विज्ञान की सीरीज का पहला प्रश्न कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। दूसरा प्रश्न, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, समतल और उत्तल दर्पण होता है। समतल और उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टी उल्टी। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। 6 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। सीधा होता है और आभासी होता है। अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये करता है परितारिका। प्रश्न नंबर 8 रहेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्य का गोल कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। अगला प्रश्न रहेगा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। प्रश्न नंबर 10 रहेगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी है वो प्रयुक्त नहीं की जाती। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न रहेगा कि लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक होता है डियोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण होता है अपवर्तन। प्रश्न नंबर 15 रहेगा कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण भी क्या होता है? अपवर्तन होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण प्रयोग में करते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। प्रश्न नंबर 20, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है किस प्रकार का शीशा? उत्तल दर्पण का शीशा लगा होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से होती है संतृप्त प्रकाश पुंज की। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु है 25 सेमी। प्रश्न नंबर 25 रहेगा कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली है वो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। प्रश्न नंबर 26 रहेगा कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु होता है वो कौन सा? अनंत पर होता है। प्रश्न नंबर 27 रहेगा कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा रंग है जिसका खतरे की
सिग्नल में उपयोग होता है? किस रंग का खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका होता है? ऊर्जा का होता है। प्रश्न नंबर 30 रहेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है? वो टंगस्टन धातु का होता है। अगला प्रश्न रहेगा प्रतिरोधक का मात्रक होता है, प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रश्न नंबर 32 रहेगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। इसी प्रकार प्रश्न रहेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो ये उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। दीर्घ दीर्घ में उत्तल होता है और निकट में अवतल होता है। प्रश्न नंबर 35 रहेगा तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार है वो छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार है वो छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं अंध बिंदु। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है किस प्रकार का? लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला प्रश्न रहेगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न रहेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है, तो रेटिना पर पड़ता है, इसका उत्तर रहेगा रेटिना। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। प्रश्न नंबर 46 रहेगा डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 47 व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यवसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है, तो वो भाग होते हैं हृदय और मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 49 रहेगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये की थी फेराडे ने। 51 नंबर प्रश्न रहेगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है यूरेनियम। प्रश्न नंबर 52 रहेगा कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों के लिए पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। निम्न में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? इसमें जो नवीनीकरण ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न रहेगा कि प्रतिपूर्ण ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। प्रश्न नंबर 56 रहेगा कि डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। प्रश्न नंबर 57 रहेगा कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए विद्युत ऊर्जा, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं।
अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। तो सीएनजी का प्रयोग है वो ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जाता। अगर है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है वो हरित लवक है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। 5 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रश्न नंबर 63 रहेगा पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई किसकी होती है। पारसेक होती है दूरी की। निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक है। समय कौन सा का मात्रक है। समय किसका मात्रक है। समय होता है वो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। दाब का मात्रक कौन सा है। 65 नंबर प्रश्न रहेगा दाब का मात्रक होता है पास्कल। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला प्रश्न रहेगा कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 को लागू की गई। 68 नंबर प्रश्न रहेगा खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 69 रहेगा कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। 70 नंबर प्रश्न रहेगा कि अस्थायी पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। प्रश्न नंबर रहेगा 71 एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर है वो करंट नापने की इकाई होती है। 75 नंबर प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। मात्रा वेक्टर मात्रा है वो बल है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है वो है द्रव्यमान। अदिश राशि है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है वो है ऊर्जा। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। कौन सी एक सदिश राशि है वो है संवेग। प्रश्न नंबर 76 रहेगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो द्रव्यमान राशि को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न रहेगा कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने। प्रश्न नंबर अगला है पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है वो दाब की। क्यूसेक से आप क्या क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। निम्न में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो है स्टील। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। वो है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न नंबर 83 रहेगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो लगभग 1/6 भाग। प्रश्न नंबर 84 आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पलवन के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा सेयनता की इकाई है। सेयनता की इकाई है पवाइज। 86 नंबर प्रश्न रहेगा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल लगता है। प्रश्न नंबर 87 रहेगा कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थिर ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 88 रहेगा कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नभीय संलयन द्वारा। प्रश्न नंबर 89 कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तैरने का कारण होता है घनत्व। प्रश्न नंबर 90 रहेगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। प्रश्न नंबर 91 रहेगा कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। न्यूटन की तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कौन सी राशि सदिश नहीं है वो है आयतन।
अगला प्रश्न रहेगा, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम वो मापता है तरंग दैर्घ्य को। प्रश्न नंबर 94, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने, सबसे पहले किसने? डेवी ने। प्रश्न नंबर 95 रहेगा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था रामफोर्ड ने। इसका उत्तर क्या रहेगा? रामफोर्ड रहेगा। 96% क्या है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल का। उत्तर रहेगा इसका पेट्रोल। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। और साइंस की सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक है वो घट जाएगा। भौतिक विज्ञान के 100 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।